नमस्कार, मैं हूं विवेक और आप देख रहे हैं आपकी आवाज़। तो कल के दिन कुछ बहुत महत्वपूर्ण घटनाएं घटी। एक तो ये कि देर आए दुरुस्त आए, अखिलेश यादव जी ने अपना चुनावी अभियान शुरू कर दिया है। कल वो पीलीभीत में उन्होंने एक बड़ी जनसभा की और तमाम आम जनता के मुद्दों को उठाने का उन्होंने प्रयास किया। अब सवाल ये खड़ा होता है कि एक तरफ नरेंद्र मोदी जी पूरे देश में घूम घूम कर प्रचार कर रहे हैं और दूसरी तरफ इंडिया अलायंस अपने स्तर से लगभग उनके सारे नेता अपने अपनी तरह से प्रचार में जुट गए हैं। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के 3 बड़े नेता अरविंद केजरीवाल जी, उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी और सत्येंद्र जैन जी जेल में हैं। संजय सिंह जी भी जेल में थे, लेकिन उनको बेल मिल गई है और बेल मिलते ही जेल से निकलने के बाद उन्होंने धुआंधार बैटिंग करना शुरू कर दिया है। लेकिन अब इस पूरे परिदृश्य को अगर आप देखें, जो चुनावी माहौल है, उसमें लगता है कि नरेंद्र मोदी जी बुरी तरह घिर गए हैं और उन्होंने जो ट्रैक लिया है वो बड़ा गलत ट्रैक लिया है और उसमें उनकी समझ में नहीं आ रहा है कि अब आगे आखिर करें तो करें क्या। क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरह से शुरुआती दौर से लेकर के आज तक हिंदुत्व की राजनीति की और उनको बड़ा भरोसा था कि इस हिंदुत्व की राजनीति के भरोसे वो इस बैतरणी को पार करेंगे, वो अब कठिनाइयों से घिरता हुआ नजर आता है। यहाँ मैं आपको बताता चलूँ कि इस वीडियो को अंत तक देखें। अंत में एक बड़ा प्लान हम लोगों ने तैयार किया है कि पूरे देश से किस तरह से आपको जो धरातल की कवरेज है वो लाने का प्रयास करेंगे। सोच समझ करके या गुणागणित करके, एनालिसिस करके, स्टूडियो में बैठ करके बहुत सारी चीज़ें पता नहीं चलती हैं। तो हम लोग प्रयास ये कर रहे हैं कि बहुत जल्दी, हो सकता है कि 1 या 2 दिन के अंदर ही हम लोग इसको स्टार्ट करेंगे। एक बड़ा नेटवर्क हम लोगों ने तैयार कर लिया है जो स्थानीय पत्रकारों का है। वो पत्रकार जो बरसों वहाँ कलम की पत्रकारिता करते रहे हैं अपने अपने एरिया में, उनको उस एरिया की भौगोलिक, राजनीतिक और सामाजिक समझ बहुत अच्छी तरीके से होती है। तो डायरेक्ट उनसे जुड़ेंगे, उनके साथ डायरेक्ट बात करेंगे। वहाँ आखिर ग्राउंड पे चल क्या रहा है वो यहाँ स्टूडियो में बैठ करके आपको नहीं बताया जा सकता, वो उनसे कनेक्ट करके ही। तो इसमें प्रयास करेंगे कि हम लोग इस पे लाइव भी करें और कुछ वीडियो शूट भी करें, और वो वीडियो शूट जो करेंगे, रिकॉर्डिंग करेंगे, उनसे बात करके आप तक वहाँ की ज़मीनी हकीकत पहुँचाने का प्रयास करेंगे। तो अब फिर लौटते हैं इसी ट्रैक पे। मैंने कहा कि मोदी जी चारों तरफ से घिर गए हैं और उन्होंने सोचा था कि वो एक फास्ट बॉलिंग पिच पे बैटिंग कर रहे हैं, लेकिन वो पिच धीरे से चेंज हो गई और वो हो गया स्पिन ट्रैक, और उस स्पिन में वो बुरी तरह फंसते चले जा रहे हैं। चाहे ऑफ ब्रेक हो, चाहे लेग ब्रेक हो, चाहे गुगली हो, हर तरफ से वो इस समय परेशान है। क्योंकि मैंने शुरू में कहा कि उन्होंने एक ट्रैक जो लिया था, उन्होंने एक जो रास्ता चुना था वो हिंदुत्व का रास्ता चुना था, और उन्होंने इस देश को हिंदुत्व के पूरे उस ट्रैक पे लाके खड़ा करने का प्रयास किया। जो उनकी जो पूरी यात्रा है वो अब डिरेल होती दिखाई दे रही है। रीज़न ये है कि अब जनता इसको पसंद नहीं कर रही है, और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये CSDS के एक सर्वे में निकल करके आया है। CSDS के आंकड़े में पढ़ रहा था तो उसमें बड़ा चौंकाने वाले परिणाम आए हैं। अब मोदी जी के सामने मजबूरी ये है कि उन्होंने तो काम ही कुछ दूसरी दिशा में किया है। उन्होंने न तो रोजगार पे काम किया, उन्होंने न तो शिक्षा पे काम किया, उन्होंने स्वास्थ्य पे काम नहीं किया, लोगों की रोज़मर्रा की ज़िंदगी से जुड़े हुए समस्याओं पे काम नहीं किया। तो उस पे तो उनके पास अब बोलने को कुछ है नहीं। अंतोगत्वा उनके पास रह जाता है बस वही राम मंदिर और वही हिंदुत्व का एक फील्ड, और लोगों के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगा करके उनको बदनाम करने का प्रयास। लेकिन इसमें अब देश की जनता का मूड जो कहता है वो ये कहता है कि उनकी पूरी कवायद बेकार हो गई है। इसके अलावा उनके पास कुछ है नहीं कहने के लिए, और इस पे लोग सुनने को राजी नहीं है। तो देखते हैं CSDS के आंकड़े क्या कहते हैं। CSDS के आंकड़ों के अनुसार देश में 27% लोग ये मानते हैं कि उनके लिए बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है। वो बेरोजगारी पे बात करना चाहते हैं, वो जानना चाहते हैं कि उनके रोजगार के अवसर कैसे पैदा होंगे, उनको रोजगार आखिर आने वाली सरकार कैसे देगी। वो रोजगार के मुद्दे पे बात करना चाहते हैं। 27% लोग रोजगार के मुद्दे पे बात करना चाहते हैं। तो पहला मुद्दा है इस देश में, इस चुनाव में, वो है रोजगार का। छद्म राष्ट्रवाद, छद्म धर्मवाद सब एक तरफ हो गया और देश में इस समय बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी।
और ये बेरोजगारी का जो मुद्दा है, इसी ने मोदी जी को बुरी तरह फंसा दिया है। अब उनके पास कोई प्लान नहीं है। इस देश में 80 करोड़ लोगों को हम राशन दे रहे हैं, और मुफ्त का राशन, बार बार बोलते हैं मुफ्त का राशन दे रहे हैं, जैसे खैरात दे रहे हैं, और वो खैरात अब लोग तंग आ चुके हैं। उनको रोजगार चाहिए, उनकी शिक्षा के अनुसार आप रोजगार दें, मजदूरी दें, उनको आप कोई टेक्निकल फील्ड में रोजगार दें। तो उस पर मोदी जी के पास कोई प्लान चूंकि उन्होंने तैयार नहीं किया, तो उनको तो पूरी बैटिंग करनी थी हिंदुत्व के और राम मंदिर के नाम पे, और लोगों को लड़वाने के नाम पे, और लोगों को बदनाम करके उनके ऊपर भ्रष्टाचार के झूठे आरोप लगा करके फंसाने के नाम पे। तो अब चीज़ ये है कि बेरोजगारी जो सबसे बड़ा मुद्दा है, उस पर मोदी जी खाली हाथ खड़े हैं, तो अब उस पर कुछ बोल नहीं सकते। तो अभी भी उसी लाइन पे चल रहे हैं, उसी रास्ते पे चल रहे हैं, और उन्हीं मुद्दों पे चल रहे हैं। इंडी गठबंधन ने ये नहीं किया, इंडी गठबंधन ने वो नहीं किया, ये अल्पसंख्यकों को फ़ायदा पहुंचाने वाले इनका घोषणा पत्र है, इनका घोषणा पत्र मुस्लिम लीग का घोषणा पत्र, लगता है हिंदू मुसलमान, इसके अलावा उनके पास कुछ नहीं। लेकिन ये बोलते हुए भी आप देखिए तो उनकी जबान लड़खड़ाने लगी है। बेरोजगारी के बाद दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा है, वो है महंगाई का। जी हाँ, महंगाई बहुत बड़ा मुद्दा है। दूसरा इस देश में सबसे बड़ा मुद्दा है, वो है महंगाई। देश के 23% लोग ये मानते हैं कि उनके लिए महंगाई एक बड़ा मुद्दा है। आप एक तरफ कहते हैं हमने लोगों की आय दुगनी कर दी, लेकिन महंगाई तो कई गुना बढ़ गई। और वो आय जो दुगनी कर दी, जो ये बोलते हैं कि पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय दोगुनी हो गई, लेकिन प्रति व्यक्ति आय जो निकाली जाती है वो संपूर्ण राष्ट्र की जो संपत्ति है उसमें एक व्यक्ति के हिस्से में कितना आता है वो काउंट किया जाता है। जबकि आप सोचिए कि देश के 10% लोगों के पास इस देश की 90% अर्थव्यवस्था उनके हाथों में खेल रही है, और उसमें हमारा भी हिस्सा गिना जा रहा है। तो ये एक अजीबोगरीब छद्म आंकड़े हैं। एक तरफ कहते हैं 24 करोड़ लोगों को हमने गरीबी रेखा से ऊपर निकाल दिया, और दूसरी तरफ आज भी जो राशन वाली बात है, राशन वाले जो मुद्दे हैं, वो वहीं 80 करोड़ लोगों को हम राशन देते हैं। फिर वो 24 करोड़ लोग कौन थे जिनको आपने निकाल दिया? तो अब ये ज़्यादा दिन नहीं चलेगा, और ये चल नहीं रहा है एक्चुअली। तो अब वो इस समय दाएं बाएं कर रहे हैं, और उनके पास कहने को कुछ नहीं है। तो देश के दो सबसे बड़े मुद्दे हैं, बेरोजगारी और महंगाई। लोग इस पर बात करना चाहते हैं, लोग इसको सुनना चाहते हैं। उनके लिए सबसे बड़े मुद्दे अगर कोई हैं तो वो है बेरोजगारी और महंगाई। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, फिर बताऊँ, ये CSDS के आंकड़े हैं जिनके सर्वे पे सारी राजनीतिक पार्टियां अपनी राय रखती हैं, और भाजपा तो जब उनको दिखाते हैं कि वो जीत रहे हैं तो इस पर वो बांसों उछल जाते हैं। लेकिन मैंने तो नहीं देखा किसी टीवी चैनल पे इस तरह के आंकड़े, इस तरह के मुद्दे दिखाए गए हों। बस CSDS के आंकड़ों को लेकर के टीवी डिबेट तुरंत चालू हो जाती है कि मोदी जी की पॉपुलैरिटी कितनी बढ़ गई, मोदी जी कितना पॉपुलर इस देश में हो गए। उसके आंकड़े जब आते हैं पूरे देश में डिबेट होती है, प्राइम टाइम होता है। लेकिन इस पर मुझे बेरोजगारी, महंगाई, यानी 50% लोगों के लिए जो सबसे बड़े मुद्दे हैं वो हैं महंगाई और बेरोजगारी। 27% बेरोजगारी पे बात करना चाहते हैं, 27% लोगों के लिए बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है, और 23% लोगों के लिए महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा है। अब आप सोच लीजिए कि कहाँ मोदी जी अब फंसते चले जा रहे हैं। 50% लोगों के लिए इस देश में अगर सबसे बड़े मुद्दे हैं तो वो है बेरोजगारी और महंगाई। अब ये करप्शन की बहुत बात करते हैं, भ्रष्टाचार। तो भ्रष्टाचार जो है वो इस देश में 8% लोगों के लिए केवल मुद्दा है। देश में सिर्फ 8% लोगों के लिए भ्रष्टाचार का मुद्दा है, क्योंकि लोगों को भी समझ में आ गया भ्रष्टाचार कोई मुद्दा नहीं है। ये लोगों को झूठे ही फंसाते हैं, झूठे जेल में डालते हैं, और सारे भ्रष्टाचारियों को अपनी पार्टी में शामिल कर लेते हैं। इसलिए लोग अब भ्रष्टाचार की बात कम से कम इनके मुंह से तो नहीं सुनना चाहते हैं। तो 8% लोग भ्रष्टाचार की बात करते हैं, और उनके लिए मुद्दा है केवल 8% लोगों के लिए। बाद बाकी लोगों के लिए कोई मुद्दा नहीं है भ्रष्टाचार का, इनके मुंह से। भ्रष्टाचार इस देश का बड़ा मुद्दा है हमारा, लेकिन इस इलेक्शन में भ्रष्टाचार कोई मुद्दा नहीं है। 8% लोगों को छोड़ के बाद बाकी लोगों के लिए कोई मुद्दा नहीं है, क्योंकि वो जान गए इनके द्वारा जो प्रचार हो रहा है भ्रष्टाचार का वो कैसे हो रहा है। अब आते हैं इनका जो सबसे बड़ा हथियार है, जिसपे दिन रात मोदी जी गला फाड़ फाड़ के चिल्ला रहे हैं, जिसपे पूरी भारतीय जनता पार्टी, JP नड्डा साहब से लेकर के और गृह मंत्री अमित शाह साहब तक, CAA, NRC, हिंदू मुसलमान, धर्म अधर्म, ये सारे टॉपिक लेकर के जो चलते हैं। तो CSDS के जो आंकड़े हैं उनके हिसाब से जो हिंदुत्व का मुद्दा है वो केवल 2% लोगों के लिए हिंदुत्व का मुद्दा है। अब आप सोच लीजिए
बहुत हो गया तमाशा, बहुत आपने लोगों को लड़ा लिया। हिंदुत्व की ठेकेदारी से लोग तंग आ गए, हिंदुत्व से तंग नहीं आ गए। मैं फिर आपको बता दूं, हिंदुत्व से तंग नहीं आ गए। हिंदुत्व तो हमारा प्राउड है, हमारा गर्व है, तो हिंदुत्व स्वाभिमान है हमारे लिए। लेकिन हिंदुत्व की ठेकेदारी से लोग तंग आ गए। कम से कम इस चुनाव में हिंदुत्व के मुद्दे पे वोट नहीं करेंगे, ना हिंदुत्व के मुद्दे पे लोग बात करना चाहते हैं। और वो करना भी चाहते हैं तो केवल 2% लोग हैं, यानी भारतीय जनता पार्टी के पूरे किए धरे पे पानी फिर गया। अब इन्होंने एक बड़ा मुद्दा उठाया था राम मंदिर का। रामलला टाट में थे और हम उनको उंगली पकड़ के ले गए और उनके महल तक उनको स्थापित किया, ऐसा पोस्टर आया था। आप सोचिए, मतलब कितना घमंड और कितना दम कि एक व्यक्ति रामलला, हमारी आस्था के प्रतीक, आपकी आस्था के प्रतीक रामलला, उनको कोई व्यक्ति उंगली पकड़ के ले जाएगा। और उनके जो हमारे घरों की रक्षा करते हैं, जो हमारे लिए रहने का घर का इंतजाम राम के ऊपर है। हम कहते नहीं है कि कल की रोटी कहाँ से मिलेगी राम जाने, कहीं ना कहीं से तो इंतजाम करेंगे। हम उनकी रोटी का इंतजाम कर रहे हैं, हम उनके घर का इंतजाम कर रहे हैं। तो ये मजाक बन गया है लोगों के लिए और लोग नहीं बात करना चाहते हैं इस पर। तो राम मंदिर मुद्दा जो है वो केवल 8% लोगों के लिए है इस देश में। बाद बाकी लोग राम मंदिर के मुद्दे पे ना बात करना चाहते हैं, ना उनके लिए वो चुनावी मुद्दा है, ना उस पर वो वोट करना चाहते हैं। अब एक और इनका सबसे बड़ा तमाशा रहता है कि विदेशों में डंका बज रहा है जी। इससे पहले तो रसिया घास नहीं डालता था, अमेरिका घास नहीं डालता था, प्रधानमंत्री जी आए और विदेशों में डंका बजने लगा। तो वो डंका कितने लोग सुन रहे हैं आपको पता है? विदेशों में केवल 2% लोग ही डंका सुन पा रहे हैं। उनको लगता है कि विदेशों में डंका बज रहा है, दूसरे देशों में भारत का डंका बज रहा है। केवल 2% लोगों को सुनाई दे रहा है। बाद बाकी लोगों को समझ में आ गया कि आप फ्रांस जाते हैं, आप अमेरिका जाते हैं, आप रसिया जाते हैं, यहाँ तक यूएई भी जाते हैं आप, तो आप क्या करते हैं? व्यापारिक समझौते करते हैं। अब आप सोचिए, किसी दुकानदार के यहाँ आप कुछ खरीदने जाएंगे ना, तो आपको बिठाएगा सम्मान से, कुर्सी भी साफ करेगा और आपके लिए चाय पानी का इंतजाम करेगा, क्योंकि आप ग्राहक हैं, आप कुछ खरीदने जा रहे हैं, आप व्यापारिक समझौता करने जा रहे हैं। दुकानें बंद पड़ी हैं फ्रांस की और अमेरिका की, जो हथियारों के सौदागर हैं, रसिया की। अब आप वहाँ जाकर के अगर इस तरह के कोई समझौते करते हैं, आप राफेल खरीदते हैं, आप जाकर के कोई डील करते हैं किसी देश के साथ में रक्षा सौदों की, और खरीदार के रूप में आप जाते हैं, तो वो तो रेड कारपेट बिछाए गई। लोगों की समझ में आ गया जी। अब लोग इस पर बात नहीं करना चाहते। वो जो डंका बज रहा है ना, वो केवल 2% लोगों को सुनाई दे रहा है और बीजेपी के नेताओं को सुनाई दे रहा है, बीजेपी के कार्यकर्ताओं को सुनाई, देश के लोगों को सुनाई नहीं दे रहा, ना उनके लिए कोई मुद्दा है। अब आप सोचिए कि इस देश में जहां 50% लोगों के लिए मुद्दा हो बेरोजगारी और महंगाई, वहां मोदी जी का पूरी तरह फेल्योर नजर आता है। ये फिर मैं आपको बता दूं, CSDS के आंकड़े हैं, ये कोई हवाई बात नहीं है। उन्होंने सर्वे किया और सर्वे के आधार पे ये एक अपना कैलकुलेशन दिया है। तो ठीक है, चुनाव चल रहा है, तेजस्वी यादव अपनी जन विश्वास यात्राएं निकाल रहे हैं और उनको तमाम समर्थन मिल रहा है उसमें। अखिलेश यादव ने भी शुरू कर ही दिया। काफ़ी उनके कार्यकर्ता इस बात पे नाराज़ थे और राजनीतिक हलकों में तमाम बातचीत हो रही थी इस पर कि वो क्यों नहीं निकल रहे हैं, और उन्होंने भी कमर कस लिए और वो निकल पड़े हैं। और सबसे बड़ी चीज़ एक ये है कि कल संजय सिंह जी उनसे मिलने गए, उनके ऑफिस में जाकर के उन्होंने उनका धन्यवाद ज्ञापित किया, जिस तरह से उन्होंने दिल्ली में आम आदमी पार्टी को समर्थन दिया और उनके नेता के जेल जाने के बाद वो समर्थन देने के लिए दिल्ली के रामलीला मैदान में आए। और संजय सिंह जी ने ये भी कहा कि उत्तर प्रदेश में वो समाजवादी पार्टी के साथ हैं, उनका एक एक कार्यकर्ता, आम आदमी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, आम आदमी पार्टी का एक एक नेता समाजवादी पार्टी के साथ और कांग्रेस के पास, यानी इंडिया अलायंस के साथ खड़ा है और वो वहाँ उनका प्रचार करेंगे। तो अरविंद केजरीवाल जी इस समय किसी प्रदेश में आप चले जाएं तो लोग बात करते हैं कि ईमानदार व्यक्ति हैं और उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी पे बड़ा काम किया है और ख़ासतौर से सोशल वेलफेयर पे उन्होंने बड़ा काम किया है। उन्होंने दलितों के लिए जो स्कीम बनाई, चाहे वो दलित बच्चों को जो बड़ी बड़ी कोचिंग सेंटर्स में लोग जाते हैं और बड़ी फीस देते हैं और उसके बाद वो सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं, नीट की तैयारी करते हैं और तमाम तैयारियां करते हैं, उसके लिए लाखों रुपया चाहिए। अब जिन गरीब बच्चों को, खासतौर से दलित बच्चों के पास जो पैसा नहीं है वो कहाँ से करेंगे, तो उस कंपटीशन में बराबर खड़े करने के लिए उन्होंने एक बड़ा काम किया था। जय भीम विकास प्रतिभा योजना के रूप में उन्होंने एक किया था कि बड़ी बड़ी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में उन बच्चों को भी दिल्ली सरकार भेजेगी, जो दिल्ली से जिन्होंने इंटर किया हुआ है, दिल्ली से जिन्होंने 12वीं पास की है, वो जाएंगे। तो सोशल वेलफेयर हो या लोगों को
राहत पहुंचाने की बात हो, अरविंद केजरीवाल जी का मॉडल पूरे देश में माना जाता है। तो संजय सिंह भी एक बड़ी आवाज़ हैं और उन्होंने कहा कि वो जाएंगे और वो प्रचार करेंगे। दूसरा, जो मैंने कल के वीडियो में बताया था आपको, किस तरह से भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ दिनों दिन गिरता चला जा रहा है। अब किसी मुगालते में मत रहिए। अब ये 400 पार का नारा सिर्फ जुमला है और ये लोगों की समझ आने लगा है। और मैं खुद आशंकित था, मुझे लगता था कि बिहार में घट रहे हैं, महाराष्ट्र में घट रहे हैं, कर्नाटक में इनकी सीटें घट रही हैं, पंजाब में 2 सीटें हैं और 2 सीटों से वो शून्य पे आ जाएंगे, और हरियाणा में उनकी सीटें घट रही हैं। लेकिन सीटें बढ़ने की जगह कहाँ है? तो मुझे लगता था कि हो सकता है उत्तर प्रदेश में कुछ सीटें बढ़ जाएं। लेकिन अब जिस तरह से तमाम खबरें आ रही हैं, जिस तरह से तमाम वीडियोज़ आ रहे हैं, उससे ये साफ हो रहा है, जिस तरह से छतरियों में एक आक्रोश उत्तर प्रदेश में पनप रहा है, और जो ओबीसी का तबका है और जो माइनॉरिटी का तबका है या एससी का तबका है, सारे लोगों के ऊपर से वो सब कुछ हट गया। उनके सामने जो भी गुबार था वो सब छट गया है, और लोग अब भारतीय जनता पार्टी को बर्दाश्त करने के लिए बिल्कुल यूपी में भी राजी नहीं है, वहाँ भी उनको बहुत तगड़ा नुकसान होने वाला है। तो मैंने जैसा आपको पहले भी बोला कि अभी हम लोग पूरा नेटवर्क बना रहे हैं और हमारा नेटवर्क बन गया है लगभग। तो हम आपको उत्तर प्रदेश की, बिहार की, राजस्थान की और हरियाणा की अभी यहाँ से शुरुआत कर रहे हैं। तेलंगाना से भी कुछ लोग संपर्क में हैं, जो पत्रकार हैं स्थानीय स्तर के, छोटे छोटे अखबारों में या बड़े बड़े अखबारों में लिखते हैं, या जो वहाँ ग्राउंड पे रिपोर्टिंग करते हैं, उन लोगों से हम लोगों का संपर्क हुआ है और इस तरह का एक नेटवर्क बना है। बहुत जल्दी वो ग्राउंड की रिपोर्ट आपको समझाएंगे। स्टूडियो की तो बहुत आकलन हो जाते हैं, बहुत सारा डेटा और ये सब हो जाता है, लेकिन ग्राउंड पे चल क्या रहा है, लोग क्या समझ रहे हैं, और वहाँ के राजनीतिक, सामाजिक और समीकरण क्या, भौगोलिक समीकरण क्या है, उसके आधार पर समझने का प्रयास करेंगे। तो और सारा परिदृश्य आपके सामने साफ होता जाएगा, धुंध के बादल छटते जाएंगे। तो मैं फिर आपसे निवेदन करूं कि इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। अब मैं बोलने लगा हूं, क्योंकि दायरा बढ़ाना है, लोगों तक बात पहुंचानी है, तो ये तो करना पड़ेगा कि आप इसको सब्सक्राइब भी करें, वीडियो को लाइक भी करें अगर अच्छा लगे तब। अच्छा ना लगे तो बिल्कुल लाइक ना करें, अच्छा लगे तो लाइक भी करें। और अगर आपको लगता है कि हाँ ये इन्फॉर्मेशन आगे भी जानी चाहिए तो इसको शेयर भी कर लें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।